यहां पे हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस करना है और हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये हमारे पास बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट हो रही है। तो नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड दिस फोर्सेस रोटेट द बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से वो एक्सिस क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। तो ये फोर्सेस जो है वो बॉडी को क्या कराएंगी, रोटेट कराएंगी किसी एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस किसी फिक्स पॉइंट से क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो यहां पे जो फर्स्ट फोर्स है वो W1 है और फर्स्ट फोर्स का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज x1। सेकेंड फोर्स W2, उसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज x2। थर्ड फोर्स W3, फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज x3। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज x3। फोर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x4। फिफ्थ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, x5। तो यहां पे जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स की यहां पे बात करें कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकालने की अगर हम बात करें तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। क्लियर? तो वो हमारे पास क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, algebraic sum of moment due to all forces, तो रिजल्टेंट यहां पे निकाल लो। रिजल्टेंट मोमेंट कितना आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट मोमेंट की अगर हम बात करें, रिजल्टेंट मोमेंट जो आएगा हमारे पास वो एल्जेब्रिक सम। अब यहां पे एल्जेब्रिक सम जो हमारे पास आएगा वो एल्जेब्रिक सम मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू W1, W2, W3, W4, W5 सभी फोर्सेस का हम मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और उसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो रिजल्टेंट निकालने से पहले हम यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये जो फोर्सेस हैं W1, W2, W3, ये जो देंगी आपको वो कैसा मूवमेंट देंगी, फिक्स पॉइंट के अबाउट, वो आपको प्रोवाइड कराएंगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और W4, W5 ये जो प्रोवाइड कराएंगी दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहां पे टू मूवमेंट होंगे, फर्स्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, सेकंड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट की अगर हम बात करें, क्लॉकवाइज मूवमेंट, अब क्लॉकवाइज मूवमेंट में कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, W4 आएगी हमारे पास और W5। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आएगा, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट W4 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो W4 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, x4 प्लस सेकेंड फोर्स W5 है और W5 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x5। तो ये हमारे पास आ जाएगा W5 इंटू x5। उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालो यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो वो हमारे पास क्या आएगा, W1, W2, W3 ये हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा W1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x1 प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सेकंड फोर्स W2 का डिस्टेंस जो है वो x2 है, W2 का डिस्टेंस x2 है, W3 का डिस्टेंस हमने क्या लिया हुआ है, x3। तो ये मेरे पास जो आया वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पे आ रहा है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो हम रिजल्टेंट मूवमेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट यहां पे निकालो।
रिजल्टेंट मोमेंट। अब रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। रिजल्टेंट आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक सम बोल रहा है तो एल्जेब्रिक सम के केस में हमने किसको यूज करना है? हमने साइन कन्वेंशन को यूज करना है यहां पे। और साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या है? साइन कन्वेंशन वहां पे हमारे पास है कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज है तो उसको क्या लेना? नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने उसको क्या लेना है? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हमने क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ये जो है W1, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो W1 नेगेटिव आएगा। W2 भी एंटी क्लॉकवाइज है, W1 हमारे पास पॉजिटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। तो W1 का जो मूवमेंट आएगा दैट इज W1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x1 प्लस W2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2 प्लस W3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस x3। तो ये तो हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने क्या ले लिए? पॉजिटिव। माइनस ये दोनों जो है W4 W5 ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे हम? नेगेटिव। तो क्या आएगा? माइनस W4, और W4 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x4 माइनस W5, ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए साइन कन्वेंशन क्या आएगी? नेगेटिव, तो माइनस W5 x4। तो ये हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट मोमेंट यहां पे आएगा। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा वो क्या होगा? जीरो। रिजल्टेंट मोमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एट इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट मोमेंट जो रहेगा वो जीरो रहेगा। तो यहां पे रिजल्टेंट मोमेंट को अगर मैं जीरो कर दूं यहां पे, तो जीरो किसके इक्वल आएगा? W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 माइनस W4 x4 माइनस W5 x5। क्लियर? तो ये टर्म्स को अगर हम यहां पे लिखें, अब देखो यहां पे प्लस की टर्म, ये सारी की सारी प्लस की टर्म है, ये सारी टर्म्स जो है वो किसकी हैं? माइनस की। तो अगर माइनस वाली टर्म्स अगर हम यहां पे ले आए तो हमें क्या मिलेगा? तो माइनस वाली टर्म्स ये हैं, तो माइनस यहां कर रहा हूं मैं अब, तो माइनस वाली टर्म्स ले आओ इधर। W4 x4 माइनस की टर्म है, W4 x4 जो है माइनस की टर्म, W5 x5 इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। बाकी टर्म तो पॉजिटिव है, उसको उधर ही रहने दो। W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो टर्म है दिस इज योर क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर हम यहां पे देखें तो W4 x4 W5 x5 वो क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दिया हमने। ये हमारे पास क्या है? अब यहां देखो, ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमारे पास जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इट मींस इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा? जीरो, और या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा, या फिर रिजल्टेंट मूवमेंट जो होगा वो क्या रहेगा? जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसका अगर हम रिवर्स देखें कि अगर रिजल्टेंट मूवमेंट जीरो आ रहा है आपके पास, इट मींस वो बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में।
अगर रिजल्टेंट मोमेंट 0 आ रहा है, इट मींस वो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, अगर उसके ऊपर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं वो एक्ट हो रही हैं। तो यहां पे ये जो फोर्सेस थी वो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही है बॉडी के ऊपर, और ये है कोप्लेनर फोर्सेस। और अगर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस जो एक्ट हो रही हैं उनका मोमेंट ऑफ फोर्स अगर 0 आ रहा है, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इट मींस वो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है, तो वो भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो दो कंडीशन यहां पे बनती हैं कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में उस केस में होगी जब रिजल्टेंट मूवमेंट जो रहेगा वो 0 रहेगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो क्या रहेंगे, सेम। और यही जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट मूवमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0, और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। या फिर ये कह सकते हैं हम कि अगर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, प्रिंसिपल मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और रिजल्टेंट मूवमेंट इज इक्वल टू 0। कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस, एक ऐसी डिवाइस है जो जिसका की प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। मींस ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो फिजिकल बैलेंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे वर्क करता है। जो फिजिकल बैलेंस है हमारे पास वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे वर्क करता है। तो यहां पे अगर हम फिजिकल बैलेंस देखें तो ये मेरे पास एक फिजिकल बैलेंस है। तो फिजिकल बैलेंस का जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स रहेगा। तो ये फिक्स पॉइंट है हमारे पास, कुछ सही नहीं बना, क्लियर। और ये हमारे पास पेन है यहां पे, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम यहां पे स्टैंडर्ड वेट को पुट करते हैं राइट साइड में, यहां पे उस सब्सटेंस को पुट करते हैं जिसको हमने मेजर करना होता है। तो स्टैंडर्ड वेट को पुट करें तो वो क्या देगा आपको, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा इस पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट। ये आपको क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होते हैं, दोनों सेम। क्लॉकवाइज जब ये इक्विलिब्रियम में होगा उस केस में क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या रहेंगे, सेम। तो यहां पे अगर हम वेट प्लेस कर रहे हैं इट मींस वी अप्लाई द फोर्स, यहां पे अगर हम सब्सटेंस रख रहे हैं इट मींस वी अप्लाई द फोर्स। तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इसको फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कराएगा, रोटेट करवाएगा। लेकिन जब वो आपका जो बीम बैलेंस है अगर वो बैलेंस रहेगा, फिजिकल बैलेंस जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, इट मींस वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और वहां पे जो रिजल्टेंट मूवमेंट रहेगा, ये फोर्स का रिजल्टेंट मूवमेंट और ये फोर्स का रिजल्टेंट मूवमेंट क्या रहेगा, दोनों का रिजल्टेंट मूवमेंट अगर आप देखें वो क्या मिलेगा आपको, 0। या फिर जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्या होगा, इक्वल। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाएं उस केस में आपका फिजिकल बैलेंस किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। जब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो रहेगा इस पॉइंट के अबाउट वो अगर इक्वल है उस केस में ये फिजिकल बैलेंस किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। और यही शॉपकीपर करता है, वहां पे शॉपकीपर क्या करता है, जब भी वो किसी सब्सटेंस को मेजर कर रहा है उस केस में वो क्या करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो जो इस पॉइंट के अबाउट है उन दोनों को वो क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। और इक्वल करने से ये फिजिकल बैलेंस किसमें आ रहा है, वो फिजिकल बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ रहा है, क्लियर। तो फिजिकल बैलेंस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए शॉपकीपर ने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वल किया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वल किस तरह से करेगा, यहां पे जो उसने वेट रखा हुआ है, जो फोर्स अप्लाई की हुई है, तो यहां पे सब्सटेंस को पुट करेगा। अगर वो ज्यादा फोर्स होगी वहां पे तो उसको कम करेगा। तो यहां से सब्सटेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके, वेट को एडजस्ट करके वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को सेम करता है ताकि वो फिजिकल बैलेंस किस में आए, इक्विलिब्रियम में, क्लियर।
तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा, या फिर रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिजल्टेंट मींस रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो रहेगा वो जीरो रहेगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यहां पे। तो जो आपके पास न्यूमेरिकल है, दिस इज योर, यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर न्यूमेरिकल। व्हाट इज योर न्यूमेरिकल? A uniform meter scale. First, uniform. Uniform means mass of meter scale is uniformly distributed. Is balanced at 60 सेंटीमीटर। वो कहां पे बैलेंस हो रही है, 60 सेंटीमीटर पे। तो वो बैलेंस हो रही है 60 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ये 60 सेंटीमीटर है हमारे पास। When weight ऑफ 5 ग्राम फोर्स, वेट ऑफ 5 ग्राम फोर्स, जब हम 5 ग्राम फोर्स जो है वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और 40 ग्राम फोर्स जो है वो 80 सेंटीमीटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में उसका जो बैलेंस पॉइंट है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर के ऊपर। इज बैलेंस एट 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन वेट ऑफ 5 ग्राम फोर्स एंड 40 ग्राम फोर्स एट सस्पेंडेड force suspended at 10 सेंटीमीटर मार्क एंड 80 सेंटीमीटर मार्क। मीन्स ये जो 5 ग्राम फोर्स है वो कहां पे सस्पेंड की हुई है आपने, 10 सेंटीमीटर के ऊपर, और 40 ग्राम फोर्स जो है वो सस्पेंडेड है 80 सेंटीमीटर के ऊपर, 10 सेंटीमीटर के ऊपर और 80 सेंटीमीटर के ऊपर। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। वेट ऑफ मीटर स्केल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमें गिवन क्या है कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 5 ग्राम फोर्स है, 80 सेंटीमीटर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 40 ग्राम फोर्स है, और वो जो बैलेंस पॉइंट है उसका वो कहां पे है मीटर स्केल का, 60 सेंटीमीटर जो है वो उसका क्या है, बैलेंस पॉइंट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेट ऑफ मीटर स्केल, मींस इस मीटर स्केल का वेट कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द वेट? वेट हमारे पास क्या है, फोर्स। इट मींस मीटर स्केल का खुद का वेट होगा। खुद का वेट होगा तो वो कहां को होगी, वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वो फोर्स कहां को अप्लाई कर रहा होगा, डाउनवर्ड। क्लियर? तो वेट ऑफ मीटर स्केल जो आएगा वो 50 सेंटीमीटर के ऊपर आएगा, वेट ऑफ मीटर स्केल। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ उसने यूनिफॉर्म मीटर स्केल। Uniform meter scale means mass of this meter scale is uniformly distributed. Therefore, this center of gravity or the weight of force exists at point 50 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे उसका वेट जो है वो एक्सर्ट करेगा, मींस सेंटर पे उसका वेट जो है वो क्या करेगा, एक्सर्ट। तो जो हमने वेट कैलकुलेट करना है मीटर स्केल का, तो वेट जो होगा वो फोर्स जो लगेगी वो कहां पे लगेगी, सेंटर पे। अब यहां पे आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई कर दो। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जब आपने अप्लाई करना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा। तो यहां पे क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालो और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फर्स्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पे निकालते हैं हम, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है हमें। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो रहेगा हमारे पास, तो ये दोनों फोर्सेस, ये तो हमारे पास बैलेंस पॉइंट है जहां पे बैलेंस हो रहा है, जब हमने वेट को सस्पेंड किया तो इसके अबाउट जो क्या करेगी, वो रोटेशन होगी। तो फर्स्ट फोर्स तो ये है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का 60 सेंटीमीटर से क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। सेकेंड फोर्स 40 ग्राम फोर्स है, उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा फिक्स पॉइंट बनेगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर पे क्या है, बैलेंस हो रहा है वो। तो जहां पे बैलेंस हो रहा है वो हमारे पास क्या बन गया, फिक्स पॉइंट, जिसके अबाउट क्या करेगा, वो मीटर स्केल रोटेट करेगा। फोर्स सेंटर में लगेगी, जो उसका वेट होगा, तो उसका जो एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस या फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 50 to 60 10।
क्लियर। अब देखो कौन कौन सी फोर्सेज जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। पहले हमने क्लॉकवाइज लिखा हो तो क्लॉकवाइज की बात करें तो ये जो फोर्स है ये आपको क्लॉकवाइज देगी। तो क्लॉकवाइज में तो एक ही आएगी हमारे पास, कौन सी फोर्स, 40 ग्राम फोर्स। तो मूवमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ग्राम फोर्स सीजीएस में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर भी सीजीएस में बात कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 ग्राम फोर्स इंटू 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर 1200 ग्राम फोर्स मीटर। दिस इज योर क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारे पास जो आएगा, दिस इज योर 60 to 80, दिस इज योर 20 सेंटीमीटर, दिस इज योर 20 सेंटीमीटर, 60 to 80, दिस इज योर 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर 20 सेंटीमीटर दिया, तो दिस विल बिकम 4 to 8, 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करेंगे अपन। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों क्या देंगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पे क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा फर्स्ट 5 ग्राम फोर्स और उसका डिस्टेंस कितना आएगा 50, क्योंकि 10 है और ये 60 है, 60 माइनस 10 50। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ग्राम फोर्स इंटू 50 सेंटीमीटर। क्लियर। प्लस सेकेंड फोर्स जो हमें डिटरमाइन करनी है, वेट ऑफ मीटर स्क्वायर W, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा 60 सेंटीमीटर से, जहां पे वो बैलेंस हो रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया 250 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर प्लस 10 W सेंटीमीटर। दिस इज योर वेट, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जरा भी कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, या फिर रिजल्टेंट मूवमेंट क्या रहेगा 0, कोई भी कंडीशन यूज कर लो। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 250 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर प्लस 10 W इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेट कर लो, यूनिट को यहां पे मैं लीव कर रहा हूं 800, तो 10 W इज इक्वल टू 800 माइनस 250। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 550, और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म जो आएगी मेरे पास, वेट जो आएगा वो आ जाएगा 50 ग्राम फोर्स में आ जाएगा। क्लियर। तो वेट जो यहां पे आएगा वो कितना आएगा 55 ग्राम फोर्स। देयरफॉर वेट ऑफ मीटर स्केल, वेट ऑफ मीटर स्केल जो है वो हमारे पास कितना है 55 ग्राम फोर्स। तो ये जो कंडीशन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो कंडीशन है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये कंडीशन को हम यूज करेंगे अगर आपने किसी अननोन टर्म की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो अननोन टर्म को जब भी आपने डिटरमाइन करना है तो आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो हमने कंडीशन अप्लाई की वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की अप्लाई की। प्रिंसिपल मूवमेंट की कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब इक्विलिब्रियम में होंगे, और जब इक्विलिब्रियम में है तो उसने कहा है कि वो बैलेंस है, बैलेंस है इट मींस वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस लेक्चर। थैंक यू।